Namaste everyone, this is Ritu Rathore and you're all watching Ritu Uncut. आप सबको दुशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सबके जीवन में उजियारा भरे, आप सबको खुशियां दे, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और प्रभु श्री राम आपके हृदय के अंदर धर्म की ज्योत को हमेशा जगा के रखें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ टॉपिक है। और ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की सरकार जो ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने जा रही है, 73% टोटल रिजर्वेशन करने जा रही है, उससे रिलेटेड है। मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले भी इस पे एक 15-20 मिनट का वीडियो डाला था। आप मेरी यूट्यूब की एल पे देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, जहाँ मैंने एक्सप्लेन करा था ये इशू क्या चल रहा है। और मैंने बताया था कि ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये ब्रीच है इंदिरा साहनी जजमेंट की, जो जिसने कैप कर दी थी कि आप रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो मुद्दा है ये अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट थी, आई थिंक सितंबर लास्ट वीक में थी, और उसमें जो है सरकार की तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे गए अपनी डिफेंस में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नेक्स्ट डेट दी 8 अक्टूबर की, कि 8 अक्टूबर को हम लोग ये केस सुनेंगे। लेकिन जो इन्होंने भी लास्ट डेट के ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे अपने मध्य प्रदेश सरकार ने, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाहर आए। जो जनरल कास्ट की जो टीम रिप्रेजेंट कर रही है लॉयर्स की, उन्होंने जो है वो हमारे साथ, वो हमारी टीम के साथ इन पेपर्स को शेयर किया, तो हम सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के अंदर जो है अ, हिंदू धर्म को ही विलिफाई किया गया था। So, what began as a debate on reservations exploded into a nationwide outrage because hidden inside government records was just not a reservation formula, but a direct attack on Sanatan Dharma, our text, and even our Prabhu Sri Ram. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये केस के फटाफट से एक साइनॉप्सिस जो है वो दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट एक बार से दोबारा से समझ में आ जाए। तो कोर मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, वो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को पुश कर रही है। अभी फिलहाल वो रिजर्वेशन 14% पर है, और वो उसको 27% पुश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जो 50% कैप है वो इंक्रीज होके 63% हो जाएगी। और अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस का भी ले तो 73% टोटल रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में होती है। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इसकी टाइमलाइन कैसे शुरू होती है कि 2018 या 19 में जब कमलनाथ जी थोड़े से टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने जो है एक लॉ पास करवा दिया ऑर्डिनेंस के थ्रू, कि हम जो है वो ओबीसी की रिजर्वेशन 14% से 27% कर रहे हैं। अब जानते वो भी बहुत अच्छे से थे कि ये कोर्ट में पास होगा नहीं, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट का जो है वो कैप लगा हुआ है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वेपनाइज करना है कास्ट को, तो उन्होंने जो है ये लॉ लाए। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही उनकी सरकार गिर गई, और शिवराज सिंह चौहान जी जो है बीजेपी के, वो सीएम बने। वो इस रिपोर्ट को उन्होंने माना कि हाँ हम इसको इंडोर्स करते हैं, पर थैंकफुली उन्होंने इस बात को बढ़ाया नहीं आगे। लेकिन जैसे ही अभी जो ये डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, ये चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, इन्होंने इसको एक अनप्रेसिडेंटेड एग्रेसिव पुश देना शुरू कर दिया कि हम तो ये इम्प्लीमेंट करके रहेंगे, हम तो ये इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। तो ये क्योंकि जब कमलनाथ सरकार ने जब ये लाए थे, तो हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया था, और 87-13% के फॉर्मूला पे बोला था सरकार को कि आप जब तक कुछ फैसला नहीं होता आप इसके ऊपर इसको रखिए। लेकिन इन्होंने जो है डॉक्टर मोहन यादव ने इसको ब्रीच करते हुए 27% ओबीसी रिजर्वेशन एक तो पुलिस डिपार्टमेंट में घुसा दिया। और अभी जो मध्य प्रदेश के सिविल एग्जाम, स्टेट के अपने एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर भी इसको प्रपोज कर दिया, और ये मुद्दा तब गरमाया और इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। तो पहले ये लोग जुलाई में गए सुप्रीम कोर्ट में, जून या जुलाई में गए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि आप हाई कोर्ट में जाओ। फिर इन्होंने बोला कि अब जो हाई कोर्ट का स्टे है हम इसको चैलेंज करेंगे, और उस स्टे को चैलेंज करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई, और सितंबर 23 को जो है ये केस लगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस डॉक्यूमेंट में जब अब बात यहाँ पे शुरू हुई, जब ये डॉक्यूमेंट में इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई, वो रिपोर्ट थी महाजन रिपोर्ट।
उस महाजन रिपोर्ट के अगर आप तथ्यों को पढ़ेंगे, अभी मैं वो स्क्रीन पे फ्लैश करूंगी आपको, तो आपका भी हृदय एकदम परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो पूरा हिंदू धर्म को लेकर हमारे गुरु द्रोणाचार्य हमारे प्रभु श्री राम को कास्टियस बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम तो कास्टियस हो गए, द्रोणाचार्य जी कास्टियस हो गए, लेकिन पेरियार जो है वो रिफॉर्मिस्ट हो गया। अरे ये कौन सा बात है? तो ये मुद्दा, ये जब वो रिपोर्ट हमारे पास आई कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है वो सोशल मीडिया पे डाले गए, स्पेसिफिकली ट्विटर, जिसको भी एक्स बोला जाता है। और एक ट्रेंड जो है हिंदू विरोधी भाजपा, वो टॉप ट्रेंड बन गया लगभग 50,000 ट्वीट्स के साथ। तो बीजेपी खामे में बहुत जोर की जो है वो बौखलाहट हुई कि ये क्या हो रहा है, भाजपा को ही हिंदू विरोधी बोला गया, हालांकि उसकी तो एक इमेज है कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, दैट इट इज अ प्रो हिंदुत्व, सब उसके बारे में वही लिखते हैं। तो ये एक सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि, क्योंकि ये बात जायज भी है, जब आपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो है आपको सत्ता पाई है, आपने अभी से नहीं, आपकी हमेशा से पॉलिटिक्स जो है वो प्रभु राम के इर्द गिर्द गई, और आज आप ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए एक ऐसी रिपोर्ट को साथ में सबमिट कर रहे हैं हलफनामे में, जो प्रभु श्री राम को ही डिमीन करती है, उन्हीं के चरित्र के ऊपर एक प्रश्न उठाती है। तो ये तो ट्रेंड आपके ऊपर बिल्कुल लागू होना बनता है यहाँ पर, क्योंकि हिंदू समाज, मुझे नहीं लगता वो सबको सहन कर सकता है, वो प्रभु श्री राम का चरित्र हरण जो है वो हनन सहन नहीं कर सकता। ये एक बात पक्की है कि एक पॉइंट के बाद आके हिंदू समाज नहीं सहेगा, और वो ही हुआ। अब जब ये हुआ तो कल की बात है, इन्होंने जो है एक अपनी इनकी एक वेबसाइट है, वहां से एक इन्होंने ट्वीट करवाया, जनसंपर्क फैक्ट चेक, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक फैक्ट चेक अकाउंट है एक्स के ऊपर। उसमें उसने लिखता है, सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए कुछ भ्रामक कथन मध्य प्रदेश सरकार के हलफनामे से जोड़कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो असत्य है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है, और इस तरह से उन्होंने एक 9 बिंदु का एक पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट पेश किया, और 9 पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए थे। तो अभी हम ये पढ़ ही रहे थे कि इन्होंने इसके अंदर क्या लिखा और उसको कैसे डिनाई कर दिया, जबकि वो रिपोर्ट साथ में है। तो उसी दौरान जो बीजेपी आईटी सेल के बड़े बड़े हैंडल्स जो हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर अमित मालविया, जो कि भाजपा आईटी सेल के चीफ हैं, इन्होंने एक टूल किट जैसा ट्वीट करना शुरू कर दिया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेवर स्पोक ऑन वर्ना सिस्टम ऑफ प्रभु श्री राम। मैं ये फ्लैश कर रही हूँ एज आई स्पीक, आप पढ़ सकते हैं हैंडल्स के नेम भी जो आपके सामने हैं, जो ये बोल रहे हैं। जो ये ट्वीट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम भाषा का है, और एंड में आप जरूर नोट करिएगा कि ये लोग क्या लिखते हैं। वायरल क्लेम इज फ्रॉम द 1983 महाजन कमीशन सबमिटेड बाय कांग्रेस, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ह्यूमर मॉन्गर्स, मतलब जो हम लोग इस सच्चाई को सामने रख रहे थे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर एक मेग अपडेट्स करके है, उसका भी एग्जैक्टली सेम ये है, द वायरल क्लेम कम्स फ्रॉम द 1983 महाजन कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय देन कांग्रेस गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु स्प्रेडिंग रूमर्स। फिर क्रेटले.in करके हैं, वो भी कहते हैं फेक न्यूज, एमपी गवर्नमेंट हैजंट मेंशन्ड वर्ना और लॉर्ड राम, द वायरल कोट इज फ्रॉम 1983 महाजन रिपोर्ट, लीगल एक्शन कमिंग फ्रॉम फेक न्यूज पेडलर्स। ऐसे ही इनके बहुत से हैंडल्स ने जो है एक तरह से धमकी भरे ट्वीट्स देने शुरू कर दिए कि हम जैसे लोगों के ऊपर, जिसने ये स्क्रीनशॉट्स ट्वीट करे और एक्सपोज करा, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। लेकिन हमें तो ये बात पता थी कि ये बात तो इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में से निकली है। तो जब हमने इनके जो ये 9 पॉइंट्स का इन्होंने फैक्ट चेक निकाला, उस फैक्ट चेक को जब हमने पढ़ा और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करी, दोनों हमने करी, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये अपने इस फैक्ट चेक डॉक्यूमेंट में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने महाजन रिपोर्ट सबमिट करी है। अब इनका प्रेमाइस ये था कि जब 2019 में हाईकोर्ट में ये केस किया था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने महाजन रिपोर्ट लगाई थी, और हमने वही का वही पूरा डॉक्यूमेंट उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो बात अब ऐसी है कि आप कांग्रेस के पीछे कब तक छुपेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो स्टे दे रखी थी, बात वहां पे खत्म हो रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट कौन लेकर गया इस केस को? आप लेकर गए इस केस को, कांग्रेस तो नहीं लेकर गई। आप जब लेकर गए और आप अपनी डिफेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा तो नहीं है आपके पास होते बड़े बड़े वकील हैं, आपने तो डीएमके के वकील मिस्टर विल्सन को ही आप लेकर आए हैं वहां से। आप अब सारे व्यूअर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा
सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ इन्होंने जो वकील हायर करे हैं वो डीएमके के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्रिश्चियन हैं, मिस्टर विल्सन। वैसे ये लोग डीएमके को गाली देते हैं, स्टालिन को, कि ये सनातन धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्यसभा एमपी को इनको एज अपना लॉयर बनाते हुए शर्म नहीं आई। इस तरह का दोगलापन जो है वो आपको सामने देखने को मिलता है यहाँ पर। तो आपका ऐसा तो नहीं है कि आपके वकील ने या जो आपकी पूरी टीम वकील की है उन्होंने नहीं पढ़ा कि हमने जो है नेक्जर्स में क्या क्या दिया, और आपका तो टॉप ऑफ दी नेक्जर में ही महाजन रिपोर्ट लिखी हुई है। तो महाजन रिपोर्ट तो डेफिनेटली लगाई कांग्रेस ने थी हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आप अपना हलफनामा दे रहे हो तो आप लगाकर दे रहे हो, आप निकाल देते बाहर। अगर आप उसके कंटेंट के साथ सहमत नहीं थे, आपको भी पता था उसके अंदर क्या लिखा है, तो आप निकाल देते। आप आपने नहीं निकाला तो इसका मतलब ये कि आप उसको इंडोर्स करते हैं। तभी तो आप अपने डिफेंस में ये जस्टिफाई करने के लिए कि ओबीसी की रिजर्वेशन 14% से 27% क्यों होनी चाहिए, 13% क्यों बढ़नी चाहिए, आप किसका प्रमाइस ले रहे हैं, आप किसका सहारा ले रहे हैं? महाजन रिपोर्ट का सहारा ले रहे हैं, जो कि रिपोर्ट 1983 में पब्लिश हुई थी। जब आप ले रहे हैं तो आप उससे कैसे पीछे हट सकते हैं, आप कैसे मुकर सकते हैं? और आप किस तरह का ये फैक्ट चेक कर रहे हैं? ये कोई फैक्ट चेक है जब आपकी खुद की फैक्ट चेक भी ये एक्सेप्ट कर रही है कि आप महाजन रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऊपर से आपके जो ये बीजेपी आईटी सेल के धल्ले बैठे हुए हैं, ये हम सब लोगों को जो नॉर्मल सिटीजन हैं, जो अपने राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमारे को धमकी दिलवाते हैं। तो क्या आप टायरेंट्स हैं? क्या आप कोई तरह के डिक्टेटर्स हैं कि आप, अगर हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं तो आप अपनी टीम से हमारे को ये बुलवाएंगे कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा? तो ले लीजिए फिर लीगल एक्शन, देखते हैं हम कितने कितने लोगों को आप जेल में भरेंगे, कितने लोगों की आप ये लीगल एक्शन बोल बोलकर आवाज बंद करवाने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट के बाद समाज नहीं सहन करता, आप जितना दबाएंगे एक पॉइंट के बाद वो रिवोल्ट करेगा ही करेगा। और आप ये बात समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी के अंदर आप जितने मर्जी पावरफुल हो, लेकिन लोगों की एकता जब हो जाए तो उससे पावरफुल चीज और कुछ नहीं होती। बड़े बड़े राजा महाराजा गिर गए उसके आगे, तो आप लोग कौन हैं? तो पावर, सत्ता मिली है उसको न्यायपूर्वक चलाएं, धर्म का पालन करें, उसको लोगों को धमकाने के लिए यूज मत करें। इतना एरोगेंस अच्छा नहीं होता है। अब 11 साल हो गए आप लोगों को ये सत्ता पाए हुए। सत्ता जब मिलती है तो वो भगवान की सेवा करने के लिए मिलती है, अपने देश की सेवा करने के लिए मिलती है, अपने लोगों की सेवा करने के लिए मिलती है, उनको दबाने के लिए नहीं मिलती है। तो ये एक पूरा मुद्दा रहा। अब आपको मैं जो है ये जैसे मैंने आपको भी ये पूरे फ्लैश भी करे थे किस तरह से इन्होंने ये किया, मैं अब आपको जो है इनका ये बिंदु भी दिखा देती हूँ जो इन्होंने फैक्ट चेक करा है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको चला देती हूँ, आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। मैं बाकी पॉइंट्स आप आराम से खुद पढ़िए। आप अगर आप गूगल करेंगे और एक्स पे जाएंगे तो आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है एक इंटरेस्टिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है। तो वो इसमें कहते हैं, प्राइमा फेसिया इट अपियर्स दैट द मटेरियल cited is part of the final report submitted by the Madhya Pradesh State Backward Class Commission headed by Shri Ramji Mahajan. The commission was constituted on 17th November 1980. The commission submitted its final report to the state government on 22nd December 1983. तो वो यहाँ पर भी प्राइमा फेसी लगा रहे हैं, हालांकि उनको भी पता है कि महाजन रिपोर्ट वो है। और मैं अब आपको उसका भी प्रूफ जो है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे फ्लैश करूंगी कि इनके खुद के एनेक्चर के अंदर इन्होंने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एनेक्चर 1 जिसमें इन्होंने महाजन रिपोर्ट को इंक्लूड किया हुआ, और वो ये चीज अपने इस फैक्ट चेक में भी कबूल कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा मामला कल पूरा दिन चला, और शाम तक हमने इनको ये भी बोला कि अगर आप ये वापस नहीं लेंगे तो एक और ट्रेंड हो गया, रामद्रोही मोहन यादव। और इस पे भी ये भी लगभग 7-8 घंटे चलता रहा। और जब शाम तक और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि अमित मालविया और ये जितने भी इनके बड़े बड़े हैंडल्स ये जो ट्वीट कर रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो इनके ट्वीट्स के नीचे ही एक्स ने कम्युनिटी नोट लगा दिया। तो एक्स के अंदर एक फीचर है, अगर आप कोई झूठ न्यूज चलाते हैं तो उसके नीचे आप एक कम्युनिटी नोट लगा सकते हैं जो आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा बता देता है। और अगर वो
एक्स अप्रूव कर देता है तो आपके ट्वीट के नीचे आ जाता है कम्युनिटी नोट, जिसमें वो पूरा सच बताता है कि ये बात जो लिखी गई है ट्वीट में ये सच है या गलत है। तो इनके सबके ट्वीट्स कम्युनिटी नोट में आ गए और फिर कुछ तो डिलीट करते हुए भाग रहे थे अपने उसको। और जब ये बात भी नहीं चली तो एज यूजुअल जो इनका एक मोडस ऑपरेंडी है हिंदूज को गिल्ट ट्रैप करने का कि ये देखो ये तो कांग्रेस को वापस लेकर आना चाहते हैं और फलाना ढमकाना, ये तो 2014 के बाद हिंदू वॉरियर्स बने, पता नहीं कुछ कुछ है। मैं अभी आपके सामने जो अगर आप बोलेंगे तो मैं ये ट्वीट्स भी फ्लैश करती हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो भाषा इन्होंने यहाँ पर यूज करी है। आपको मैं कुछ पढ़ के भी सुनाती हूँ इसमें से। जैसे कि अभी एक ये है मिस्टर सिन्हा, आप इनका ट्वीट देख सकते हैं। ये लिखते हैं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म एंड एवरीडे रैंटिंग. Right now, the line being pushed by some Hindu warriors is defeat BJP in Bihar to teach them a lesson, which obviously means bringing back the Congress alliance. They tried the same in 2019, 2024, इन यूपी इन 2027. मतलब इस तरह के जो ये ट्वीट्स करके हिंदूज को गिल्ट ट्रैप करना चाहते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर इन लोगों से ये है कि आप हमें तो बोल देते हैं, डराते हैं कि कांग्रेस वापस आ जाएगी। आज के डेट में आपके बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने फिर से डंके की चोट पे बोला है कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हम लोग जो ये 50% का कैप है सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको 65% करवाएंगे। मतलब अभी एक मध्य प्रदेश की कंट्रोवर्सी जो चली रही है, बिहार में इन्होंने एक और ऐलान कर दिया कि ये लोग जो है वहां पे 65% रिजर्वेशन करेंगे प्लस 10% ईडब्ल्यूएस मीन 75% रिजर्वेशन से करना चाह रहे हैं। तो भाजपा क्या मेरिट को और जनरल कास्ट को खत्म करना चाहती है? तो मेरा सवाल इन आईटी सेल वालों से ये है कि आप हमको बोलने के बजाय अपने लीडर्स को क्यों नहीं बोलते कि अपनी रिजर्वेशन पॉलिसीज को और अपनी एंटी हिंदू पॉलिसीज को चेंज करें, नहीं तो कांग्रेस आ जाएगी। दूसरी बात, हिंदू तो 1200 साल 1400 साल से अपने एनिमी से लड़ ही रहा है, एक बार फिर लड़ लेगा। बात लड़ किससे नहीं पाएगा? जो ये भेड़िए शीप क्लोथिंग में हमारे बीच में बैठ के हमें एक एक करके निगल रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर है। तो ये अपनी हरकतें गिल्ट ट्रैप करना और ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। तो आई एम श्योर आपको मोटा मोटा ये पूरा किस्सा समझ में आ गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो थोड़ा इंटरेस्ट होता है वो इस हर इशू के रूट पे जाने का होता है। और क्योंकि ना अगेन मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ और मैं करती भी रहूंगी कि जब तक हम इस डिजीज की रूट पे नहीं जाएंगे हम उसका इलाज ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये तो जो नैरेटिव्स आज हमारे सामने चल रहे हैं ये तो फल है, जो बीज बोए गए उनका वो फिर पौधा बने, पौधा से एक ट्री बने, वो ट्री फल दे रहा है और जब वो फल दे रहा है तो हमें पीड़ा हो रही है क्योंकि वो पॉइजनस फल है। अब वो पॉइजनस फल को और पेड़ को समझने के लिए आ कहां से रहे, तो समझना पड़ेगा कि कौन सा बीज बोया गया, कैसे बोया गया और उसका अब हम कर क्या सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, शुरू करते हैं हम इसमें, इसकी रूट पे जाते हैं। ये महाजन रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या लिखा गया, अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हम फ्लैश करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इन्होंने इस रिपोर्ट में, महाजन रिपोर्ट में कहे गए हैं। हाँ, तो अब मैं आपके सामने जो फ्लैश हो रहे हैं ये कुछ वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो परसों हम लोगों ने चलाए थे, जब जो महाजन रिपोर्ट से हमने लिए थे, जो कि बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में दिए हैं। तो आप देखिए किस तरह की बातें यहाँ पर जो लिखी गई हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्ना सिस्टम हैज डिप्राइव्ड 80% बहुजन शूद्र वर्ण ऑफ राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेड देम फॉर thousands of years, and the said system has made Shudra so crippled due to God's system, theory of rebirth, fatalism, etc., that they cannot even think of fighting against injustice. आप एक चीज देखिए कि ये कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो हमारे धर्म का कोर बिंदु है रीबर्थ, उसको भी इन्होंने जो है विलिफाई कर दिया। इन्होंने बोला हम जो है फेट के ऊपर रहते हैं कि हाँ हमारे कर्मों का फल। अरे हाँ भाई, हमारा धर्म है ना, हमारी फिलॉसफी कर्म के ऊपर ही आधारित है और वो कर्म सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, बहुत जन्मों का होता है और यही हमारी फिलॉसफी है, यही हिंदू धर्म को डिफाइन करती है। आप हमारे कोर पे अटैक कर रहे हो और आप उसी कोर को, इसके बिना तो हिंदू धर्म है ही नहीं, फिर हिंदू धर्म के मायना क्या रह जाते हैं? हो जाइए ना सब कन्वर्ट। अगर आपको यही सब मानना है और इसको इंडोर्स करना है तो खत्म करिए, बोल दीजिए कि हिंदू कहना जो है जुर्म है। अरे हिंदू बोलोगे तो रीबर्थ,
जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये तो सब उसका पार्ट ही है ना, और कोर बिंदु है, इसके बिना क्या हमारा धर्म। तो इस तरह की बातें आप जो है कोर्ट में सबमिट कर रहे हो, और ये सब कहां से आ रही है, ये सब अगेन जो वही पुरानी ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज की लिखी हुई फेक एट्रोसिटी लिटरेचर जो है वही बार बार सर्कुलेट हो रहा है। 80 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी यही सर्कुलेट हो रहा है। अरे गजब हो गया, और आप अपने आप को हिंदुत्व पार्टी बोलते हो। फिर आप आगे आइए, although this discriminatory caste system has been opposed in every area, आचार्य चरवाक, अब जो एथिस्ट था वो आचार्य बन गया इनके लिए, ठीक है। और संत सेंट कबीर, गौतम बुद्धा, इन सब के नाम ले लिए, विवेकानंदा, ज्योतिबाई फूले हमने पहले भी इन पे डिस्कशन, आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि इन्होंने तो ब्रह्मा जी और सरस्वती के लिए जिस तरह की बातें बोली है, राम राम, हम तो वो बोल भी नहीं सकते अपने मुंह से। तो इनके लिए ये लोग जो हैं वो ग्रेट हो गए। अब आप आगे बढ़िए, अब यहाँ पर जो है ये बात जो है सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है। एज यहाँ पे देखिए, भगवान राम को ही इन्होंने अब यहाँ पे पकड़ लिया। इन सच सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम्स हाउ कुड द बहुजन समाज स्टडी। पहली बात, पहले तो कोई नाम भी नहीं थे, बहुजन और नहीं बहुजन, शूद्र, हम लोग शूद्र होते थे, और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये सब जो है हिंदू धर्म के चार बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ रहे हैं। How could it develop human qualities? How could it understand the duty of nation? बाप रे, 10,000 साल हम लोग इतनी ग्लोरियस सिविलाइजेशन रहे, वी रीच द पीक ऑफ सिविलाइजेशनल हाइट्स। हम तो 80% अपनी जो पॉपुलेशन है उनको हमने इस बुरी तरीके से दबा के रखा, लेकिन उसके बावजूद 20% ही उसको ऊपर ले गए, इतनी ग्लोरियस सिविलाइजेशन बन गए। Does it make sense to people? What these people, the nonsense is people, these people peddle, and they think that not everybody is going to believe it. No, some of us are going to question, अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी ग्लोरियस सिविलाइजेशन हम बने, ऐसे नहीं बन गए अपनी 80% पॉपुलेशन को दबाकर, वो सब साथ में मिले। ये बड़े बड़े मंदिर जो बने हैं ना, ये सब शूद्रों के बने हुए हैं, इतने महान हमारे शूद्र भाई बहन हुए हैं। सब वर्णों ने अपने अपने हिसाब से इस धर्म को आगे बढ़ाया है और उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करी है। सबका खून शामिल है सिविलाइजेशन को बड़ा बनाने में। ये तो पॉलिटिशियंस आज एक कोटे को, रिजर्वेशन को वेपनाइज करके हमारे को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर सुनिए क्या कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ, कहते हैं, हाउ कुड इट बिकम रिच बाय डूइंग गुड बिजनेस टू इंप्रूव इट्स कंडीशन। आपको एक चीज मैं यहाँ पर भी क्लियर करना चाहूंगी कि हम, जो हमारा पुराना वर्ण सिस्टम था उसमें जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो सारी शूद्रों के पास थी, और वैश्यास एंड मैन्युफैक्चरिंग अर्थ जो था वो सब शूद्रों के पास था, मेटलर्जिकल एवरीथिंग। आप आज के डेट में देखिए, मुजफ्फरपुर में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं छोटी सी। तो एग्जांपल ये है कि मुजफ्फरपुर में जितने भी जो ब्रास मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, आज वो सब मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स वो हैं जो पहले हमारे शूद्र भाई हुआ करते थे और अपना खानदानी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का, ब्रास मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, भगवानों की मूर्तियां बनाते थे। हमारे जो रह गए, जो हिंदू रह गए, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ दिया और जो चला के रख रहे हैं आज वो करोड़पति हैं। ठीक है, तो ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ ये सब चीजों को डिबंक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, महाजन रिपोर्ट क्या कहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेटिंग द सिस्टम, ऋषि शंभुक, शंभुक को इन्होंने अब ऋषि बना दिया, वो स्किल्ड, whereas शंभुक used to do पिनेस, शंभुक तो तपस्या करते थे। How could anyone have a problem with his work for self welfare? अब इनको कैसे पता कि शंभुक सेल्फ वेलफेयर के लिए पिनेस कर रहे थे? क्या पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण आप लोग? पढ़ लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको कि शंभुक की और राम भगवान की क्या कहानी थी। आज की डेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ही वाज अ लेफ्टिस्ट वोक मार्क्सिस्ट, जो सोसाइटी के अंदर अपनी वोकनेस और अपने मार्क्सिस्ट, एक तरह से मैं आज की टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ जैसे कि ये लोग यूज करते हैं उन कैरेक्टर समझाने के लिए। तो भगवान राम के तो राज्य में ये सब कुछ नहीं चलेगा। आप जब तपस्या को, साधना को, इवल पावर्स को यूज कर, ऐसी पावर को यूज कर लेने के लिए यूज करोगे जिससे आप इवल कर सको, धर्म का नाश कर सको, तो प्रभु श्री राम के राज्य में तो ये नहीं हो सकता था। आप लेकिन उसको ऋषि को शंभुक बना रहे हो, आप कोई रेफरेंस नहीं दे रहे कि वाल्मीकि रामायण में क्या एक्चुअल में लिखा, क्या नहीं लिखा, और आप एक अपनी मन गणन कहानी यहाँ पे लिखी गई, आप वही भाजपा उसको इंडोर्स करती है। So how could anyone have a problem with his work? But if a person of a lower caste does good deeds, gets respect, does job, then his act is considered against the rules and regulations. Therefore, by getting Rishi Shambhu killed, Maryada Purushottam King Ramchandra punishes him for breaking the social order. मतलब राम भगवान कास्टियस थे,
और वो कास्य से उन्होंने एक शूद्र के साथ अन्याय कर दिया। तो जब प्रभु श्री राम ने अन्याय कर दिया तो तुम उसका क्यों राम मंदिर बनवा रहे हो वहां पर? फिर तो वो बहुत खराब हो गए ना। फिर क्यों राम के नाम पे इतने सालों राजनीति करी और उनके नाम पे जो है वो पकौड़े तल तल के खाए राजनीति के। फिर आगे, Bhil boy Eklavya goes to Acharya Dronacharya to get education. Because he is Bhil's son, he is refused education. Eklavya becomes proficient in archery through his sadhana to ensure that the forbidden Eklavya of a lower caste does not remain educated and fails in his purpose. A thumb of the right hand was chopped off. द्रोणाचार्य जी के लिए लिख रहे हैं। मतलब महाभारत का कोई रेफरेंस नहीं, कोई कहानी नहीं कि पूरी बात क्या हुई थी, एक्चुअल में महाभारत में क्या लिखा है, एक अपने आप से एक चेरी पिक करते हैं, एक मन गढ़ंत की कहानी बनाते हैं। पहली बात, एकलव्य निषद राजा का बेटा था, वो कोई लोअर कास्ट या हायर कास्ट नहीं, वो राजा का बेटा था। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे, जितना हमने पढ़ा है, वो एक रॉयल किंग के पेरोल पे गुरु थे, वो किसी और को नहीं पढ़ा सकते थे एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द किंग ऑफ द स्टेट, दैट इज धृतराष्ट्र। तो इसलिए जब एकलव्य उनसे मांगने आया था, वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड थे, अपनी ड्यूटी बाउंड थे, इसलिए वो उसको शिक्षा नहीं दे सकते थे। उसके बावजूद भी अगर कोई उनको अपना गुरु जबरदस्ती बनाना चाहे तो ये कहाँ की वो बात है। इस कहानी को भी मैं अपने किसी एक एपिसोड में अच्छे से डिबंक करूंगी। आज की चर्चा का विषय तो सिर्फ इतना है कि किस तरह से एंटी हिंदू थियोरीज जो लेफ्टिस्ट की और क्रिश्चियन मिशनरीज की लिखी गई, जिनको महाजन रिपोर्ट में रेप्लिकेट किया गया, और ये भी कहां से आ रहा है अभी आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसकी इसकी भी जड़ मंडल रिपोर्ट है, उस पर भी यहाँ भी आपको आगे मैं चर्चा करते हुए दिखाऊंगी। तो इस तरह की जो है ये कहानियां जब स्क्रीनशॉट्स आए और भाजपा सरकार ने इसको जो है वो आगे बढ़ाया, तो हिंदुओं का बांध टूट गया और उन्होंने अपना नेशन वाइड आउटरीच इसके ऊपर अपना प्रस्तुत किया, दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत नाराज हैं, बदले में हमको धमकी मिली कि तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। वो बहुत अलग है कि सत्य की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, धर्म की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सब कुछ दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, और सारा सत्य कल शाम तक वापस आ गया कि यही लोग झूठ बोल रहे हैं, हम सिटीजन्स झूठ नहीं बोल रहे। तो ये मैंने आपको सुनाई महाजन रिपोर्ट की कहानी, जिसको 1980 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसने अपनी फाइनल सबमिशन 1983 में दी। अब ये जो महाजन कमीशन बैठी, ये इमीडिएटली मंडल कमीशन, जिसको 1799 में जनता पार्टी ने, दैट अगेन वाज अ संघी पार्टी, जिसको आरएसएस मतलब फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी वाज जनता पार्टी अंडर मोरारजी देसाई, वाज द फर्स्ट पार्टी टू सेट अप द मंडल कमीशन। और जबकि आपको मैं ये आप मेरे अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी ना, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1953 में, जिसको हम केलकर कमीशन भी बोलते हैं। वो खुद एक ओबीसी थे और उनको नियुक्त किया गया था कि आप एक स्टडी करिए कि क्या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है या नहीं है। तो उन्होंने जो है श्री काका कालेकर, जिनका नाम था द चेयरमैन टू का रादर इक्विवोकल, अब ये मंडल ही लिख रहा है, ये मंडल कमीशन के ही में वो मेंशन करता है मिस्टर मंडल अपनी रिपोर्ट में इस बात को। और देखिए वो क्या लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आप जब ये रूट समझेंगे ना तो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जब आप किसी से डिबेट करें, बात करें, तो आपके पास ना वेपन होगा, एम्यूनेशन होगी बात करने के लिए। मेरा पर्पस है आप लोगों को वो एम्यूनेशन देना, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं वो श्री काका कालेकर, द चेयरमैन टू का रादर equivocal stand on this issue. Though he did not record a formal minute of dissent in his forwarding letter to the president, he opposed the acceptance of caste as the basis for backwardness. He also expressed his reservations regarding several other important recommendations made by the commission. अब हुआ ये था कि जब काका कालेकर ने 1953 में ये रिपोर्ट लिखना शुरू करी थी, तो 2 साल के अंदर उन्होंने जैसे कि रिपोर्ट लिखी कि हाँ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलने चाहिए, और उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर जो है जो भी अपने पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स रखे नहीं रखे, बात ये थी कि लास्ट मिनट पे उनका हृदय चेंज हो गया और उन्होंने प्रेसिडेंट को उस नोट के अंदर लिखा कि आप इस कमीशन को इम्प्लीमेंट मत करिएगा, ये ठीक नहीं है। कास्ट की बेसिस जो है बैकवर्डनेस के ऊपर, मैं इसको अपोज करता हूं और इसके बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। ये श्री काका कालेकर, जो खुद स्वयं ओबीसी थे,
उन्होंने ये प्रेसिडेंट को नोट में लिखा था, कहीं ना कहीं उनका हृदय चेंज हो गया कि जो इस रिपोर्ट में लिखवाया गया है मुझसे, जो भी है लोग उसके पीछे, वो झूठ है। बिकॉज हमारे शूद्र भाई बहन कभी भी ओप्रेस्ड नहीं थे। फिर श्री काका कालेकर, द चेयरमैन टूकर, इन्होंने लेकिन जो स्वयं ओबीसी थे काका कालेकर, उन्होंने जो है इस पे अपना नोट लिखा और बोला कि ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, संघ की सरकार बनी 1979 में, उन्होंने मंडल कमीशन को फिर से बिठा दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? जब ये बात क्लोज चैप्टर हो गया था तो दोबारा क्यों इस बात को खुलवाया गया? अब बहुत इंटरेस्टिंगली जब हम लोग मंडल कमीशन को भी स्टडी करते हैं तो बहुत ही चौंकाने वाले कुछ चीजें हमारे सामने आती है, और मैं बहुत हैरान हूं कि हमारे तब के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस बात के ऊपर हल्ला क्यों नहीं मचाया, ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कैसे हो गई। देखिए, कोई भी रिपोर्ट को जब लिखी जाती है इस लेवल की कि भाई इनका रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कोई मेथोडोलॉजी होती होगी ना स्टडी करने की। कुछ तो फॉर्मूला डिसाइड करता होगा कि हाँ भैया हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स आए, ये हमारी मेथोडोलॉजी हमने यूज करी इस चीज को यूज करने में, ये हमारी इंपेरिकल एविडेंस है, इतना बड़ा हमारा सैंपल साइज है। तो ये सब बातें जब हम इसको रिसर्च करा कि कहा मंडल ने कितना कितना बड़ा उनका सैंपल साइज था, क्या उन्होंने मेथोडोलॉजी यूज करी, क्या उनके पास डेटा पॉइंट्स थे, तो शॉकिंगली कुछ भी उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं मिलता हमारे को। मैं उनके खुद के ही रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपको अब पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या मंडल कमीशन के अंदर भी हुआ है। 1 जनवरी 1979 में जो है कमीशन सेटअप हुई थी, तो वो लिखते हैं, notification setting up backward class commission was issued on January 1 and the report is being submitted in December 1980. Technically speaking, the commission has taken 24 months to complete its work. In actual effect, the working time available to us was much shorter. तो वो खुद लिख रहे हैं कि हमने बहुत ही थोड़े से टाइम पे इस रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो जब थोड़े से टाइम में रिपोर्ट को आपने सबमिट कर दिया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट, इतनी मतलब जिसके जो इम्प्लीकेशन से वो बहुत फार वाइड होने वाले थे, उसको आपने खुद आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में आपने कर लिया, तो शॉर्ट टाइम में आप समझ लीजिए किस तरह की इनकी स्टडी रही होगी। तो इनकी जो स्टडी थी वो इन्होंने ना 3 फैक्टर्स पे करी थी, जो ये कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि सामाजिक पिछड़ापन, एजुकेशनल पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर इन्होंने इसको स्टडी को के पॉइंट्स को निर्धारित किया, और इन्होंने ये, मैं आपके सामने ये फ्लैश कर रही हूँ, उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके अंदर कि एजुकेशनल, इकोनॉमिक और आर्थिक, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नियम होते होंगे, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट तो सिर्फ खोखले दावों पर टिकी हुई थी, बिल्कुल उनके पास ना कोई डेटा था, ना कोई साक्ष्य था। अब वो खुद यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं आपके सामने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मंडल कमीशन की रिपोर्ट से के सामने से आपके सामने फ्लैश कर रही हूँ। तो वो लिखते हैं, नो स्टेट गवर्नमेंट कुड फर्निश एनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स indicated that OBCs worked as small farmers and landless agricultural laborers. Some states listed them as animal husbandry, fishing, poultry, carpentry, blacksmithery, weaving, etc. as traditional occupations, followed by backward classes. तो मतलब वो खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमारे को प्रॉपर डेटा नहीं दे पाई कि ये लोग बैकवर्ड हैं, नहीं हैं, और उनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंसी थी वो उन्होंने वहां पर लिख दी। एजुकेशनल में वो लिखते हैं, नो स्टेट गवर्नमेंट कुड फर्निश figures regarding the level of literacy and education amongst other backward classes. Regarding the special measures adopted for the promotion of education among women, the position is as follows. मतलब वो clearly लिख रहे हैं कि education में भी कोई गवर्नमेंट हमारे को कोई डेटा नहीं दे पाई। फिर वो खुद ये भी लिख रहे हैं, it was rather disappointing to see the hardly any state was able to give the desired information. Of course, the states which had not notified any list of OBCs were physically not in a position to supply the above particulars. तो अगेन यहाँ पर भी वो खुद अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा आया ही नहीं। जब आपके पास प्रॉपर डेटा आया ही नहीं, तो आपने कैसे जो है वो 27% रिजर्वेशन रिकमेंड कर दी थी। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं था, क्वेश्चनर्स भी आपने दे दिया, तो आप
कि क्या मेथोडोलॉजी रही होगी ये बताने के लिए कि हाँ ये हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड क्लास थी। आपका तो पूरा प्रोमाइस ये ना कि इनसे इनके साथ तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो ना आपके पास डेटा पॉइंट्स किसी भी फील्ड में नहीं, तो आप कहाँ से, कोई मेथोडोलॉजी नहीं, और आपने रिकमेंडेशन दे दी। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हमको जो है बात समझ में आती है। एक स्क्रीनशॉट आपके सामने और मैं डालूंगी, ये भी आप इसको देखिएगा। रिगार्डिंग द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज इन हायर पब्लिक सर्विसेज, ओनली अ कपल ऑफ स्टेट्स हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन। खुद बोल रहे हैं मंडल ये सब कुछ। केरला आउट ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक बिलोंग टू ओबीसीज, मतलब 7 में से 4 ओबीसी हैं। इन असम दिस रिप्रेजेंटेशन वाज 1, उत्तर प्रदेश में 3, मतलब आप देखेंगे तो ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन जो है हमको 1979 1980 में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी मंडल जी जो ये बोल दिया कि ये तो हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड क्लासेस हैं। तो मंडल आयोग ने फिर भी अपनी सिफारिशें तत्काल जमा करी। जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, कोई डेटा पॉइंट्स नहीं, कोई मेथोडोलॉजी नहीं। अब आपने जो है, जब आपको ये कुछ भी नहीं मिला तो आपने क्या करा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, और अब आप इसको महाजन रिपोर्ट से का देखिएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि महाजन रिपोर्ट की भी मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली यही थी कि उन्होंने जो है वो यहां से ही निकाल लिया। मोस्ट जो है उनका जो टेम्पलेट था बनाने का वो मंडल कमीशन से ही कॉपी होता है, क्योंकि अब यहाँ पर मंडल साहब जो हैं, जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे इतिहास, हमारे पुराणों, हमारे रामायण सब में से, महाभारत से चेरी पिक करके स्टोरीज निकालना शुरू कर दी। आप यहाँ पर एक दोगलापन देखेंगे इन सरकारों का। वैसे ये लोग इसको इतिहास नहीं मानते, पौराणिक स्टोरीज मानते हैं, इसको एक्चुअल हिस्ट्री नहीं मानते, माइथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जब इनको अपना काम, अपना पॉलिटिकल वेपन यूज करना था, ओबीसी को रिजर्वेशन देके अपना वोट बैंक बढ़ाना था, तो वहां पर इतिहास रियल हो जाता है इनके लिए। चलिए रेल भी हो गया, तो अब झूठ फरेब की कहानियां किस तरह से लिखी जाती हैं हम आपको वो सुनाते हैं। तो कहते हैं, इन द मराठा कंट्री इन महार, one of the untouchables might not spit on the road lest a pure caste Hindu should be polluted by touching it with his foot, but has to carry an earthen pot hung from his neck in which he has to spit। मतलब वो ये कहते हैं कि मराठा के अंदर जो है, ये बहुत फेमस कहानी जो है वो झाड़ू और मटका कहानी इसको कहती है, जो कंप्लीटली झूठी है, फॉल्स है, डिबंक्ड है। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम ये कहानियों को भी जो है वो आपको डिबंक स्टोरीज के साथ इसको ले जाएंगे और बताएंगे आपको कि सच क्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल है, ये सब झूठी कहानियां हैं, और ये सब यहाँ पर इंसर्ट करी गई है जानबूझकर एक ओप्रेस कम्युनिटी दिखाने के लिए। ये कहते हैं कि अनटचेबल्स जो थे उनको एक, क्योंकि वो उनको बाहर थूकना अलाउड नहीं था, तो वो अपने साथ जो है वो एक मटका लेके चलते थे ताकि वो उसमें थूक सके। फिर कहते हैं, मैसूर स्टेट में द वुमेन ऑफ सर्टेन लोअर कास्ट वर नॉट परमिटेड टू कवर देयर बॉजम्स। ब्रेस्ट टैक्स की कहानी यहाँ पर यह है कि हायर कास्ट लोग लोअर कास्ट की वुमेन से ब्रेस्ट टैक्स लेते थे, और ये स्टोरी भी कंप्लीटली झूठी है और डिबंक्ड है। ऐसी ऐसी कहानियां मंडल कमीशन के अंदर लिखी गई फेक ऑपरेशन स्टोरी क्रिएट करने के लिए, ताकि 27% जो है वो इंक्रीज इन रिजर्वेशन को जस्टिफाई करा जा सके। फिर आगे बढ़ के जो है वो कहते हैं, अब देखिए जो ये जिनों का हेट जो आप आजकल तो बहुत फैल गया है, एंटी जिनों हेट के, ओ जिनों वाला ब्राह्मण, जिनों काट दो। मुगल्स भी जो है, औरंगजेब जो हो या टीपू सुल्तान भी हो, वो भी ब्राह्मण के जिनों से चिढ़ता था, और आज की जो हमारी सरकारें हैं वो भी औरंगजेबी टाइप है, क्योंकि वो भी जिनों से चिढ़ती हैं। और ये जिनों के लिए जो हेट आई, ये आई कहां से, अब वो आप देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन फ्लैश कर रही, ये स्क्रीनशॉट मंडल कमीशन का फ्लैश कर रही हूँ। If a Shudra mentions the name and class of a twice born with continually an iron nail 10 finger long shall be thrust red hot into his mouth। कोई एविडेंस देते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है, कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में, कौन से स्मृति में, कौन से वेद में लिखा है? कुछ नहीं, कोई भी कहानी आके उठा के लिख दो। फिर कहते हैं, the thoroughness with which caste based discrimination was propagated in practice may be judged from the fact that even in matters of dress, the lower caste were forbidden to emulate their superiors of wearing of Janau, sacred thread, marked the dividing line between caste Hindus and the Shudras, and even in recent times, attempts by some lower caste to wear Janau was violently resented by the twice born, मतलब द्विज, मतलब की जनरल कास्ट। The toddy tapers of Malabars and the East Coast, Izabahas and Chandras were not allowed to carry umbrellas। तो इस तरह की जो कहानियां इन्होंने झूठ फरेब की लिखी, यहाँ पर डाली। फिर ये कहानी भी टोटली झूठी है। जिनऊ के बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे। जिनऊ जो है
देखिए जनेऊ जब पहनते हैं हिंदू धर्म के अंदर तो आपको त्रिकाल संध्या करनी, 3 बार गायत्री पढ़नी पड़ती है 3 संध्या के अंदर, क्योंकि हमारे जो शूद्र भाई-बहन थे, उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का काम था, लेबोरियस वर्क था, तो उनको इस काम से बोला गया कि ठीक है आप ये काम मत लीजिए। लेकिन जो शूद्र क्लास के अंदर भी जो टीचर्स थे, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर टीचर्स, आज के डेट में भी हम आपको ये मैं जानती हूँ क्योंकि हमने बंगाल के कारपेंटर्स अपने घर पे किसी काम के लिए हायर किए थे और उनके जो हस्बैंड थे वो जनेऊ पहनते थे। हमने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, हम शूद्र हैं लेकिन हम जनेऊ पहनते हैं क्योंकि हम ऑथराइज हैं, हम टीचर्स हैं, हम सिखाते हैं। जो सिखाने का काम करता है वो जनेऊ पहनता है। इसी तरह से जितने भी मंदिर के सतपतिज हैं, जो टेम्पल्स बनाते हैं, वो सब शूद्र हैं लेकिन वो जनेऊ पहनते हैं और वो शिखा रखते हैं क्योंकि वो टीचर्स हैं। एनीबडी जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है वो जनेऊ पहन सकता है। तो ये टोटल मन गणन कहानियां लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट मिशनरीज की लिखी हुई जो है, जिस तरह से यहाँ पे मैं तो पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते मुझे इतना क्रोध आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह से हमारे धर्म को जो है वो विलिफाई किया गया है और किसी ने इसको आज तक इसका खंडन नहीं किया। तो अब आगे आप देखिए कि किस तरह से अब हम आते हैं कि मंडल साहब ने भी ये जो शंभुक वाली स्टोरी है इसको अपने मंडल रिपोर्ट में डाला हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। वाल्मीकि रामायण टेल्स द फेमस स्टोरी ऑफ शंभुक, a Shudra who hung himself by his feet from a tree in the forest of Uttarakhand and went into deep meditation for 12 years. At the death of a Brahmin boy, his father was still living. Some of his kinsfolk complained to Rama that this outrage had occurred because Shambhuk had committed the sacrilegious act of meditation despite being a Shudra. Rama went to Uttarakhand forest and after verifying the truth of his allegation, beheaded Shambhuk for this temerity. तो यहाँ से ये कहानी शंभुक वाली महाजन जी भी उठाते हैं और अपने उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। फिर महाभारत की गुरु द्रोणाचार्य की कहानी आपके सामने स्क्रीन पे, सेम द गुरु रिफ्यूज टू टेक हिम एज अ प्यूपल एज द विद्या कुड बी इम्पार्टेड टू क्षत्रियस ओनली। वन डे द्रोणाचार्य वेंट टू द फॉरेस्ट आपके सामने। तो ये सारी कहानियां अगर हम देखेंगे झूठ फरेब की उठा के महाजन कमीशन उसको रेप्लिकेट करती है। लेकिन यही मंडल कमीशन को जो है भाजपा ने वीपी सिंह के साथ जब गठबंधन में थी तो 1980-89 में एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करवाया। मतलब आप ये सब कहानियां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब जो है हिंदू धर्म में ये सब कुछ हुआ। तो अगर हिंदू धर्म इतना गंदा है, राम भगवान गंदे हैं, महाभारत गंदी है, द्रोणाचार्य गंदे हैं, तो क्यों राम भगवान के नाम पे आपने जो है वोट मांगे? ये कौन सी तरह का दोगलापन है आपका? तो बताना चाहूंगी क्योंकि मंडल साहब को कोई भी डेटा तो मिला नहीं था, कुछ भी इंपेरिकल एविडेंस तो मिली नहीं थी। तो उन्होंने 1931 की कास्ट सेंसस को का डेटा उठा लिया कि इतने बहुजन हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इतने ब्राह्मण हैं। उसको लेकर इन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू करा कि इतनी इतनी इनकी पॉपुलेशन है तो इनको ये जो है रिजर्वेशन आप दे दीजिए। लेकिन कास्ट का नंबर आपको ऑपरेशन तो नहीं बताती, बल्कि वो तो एक तरह से यही जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप ज्यादा नंबर में हो, आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, फूली है, बड़ी फूली है, तो मतलब आप कभी भी ऑप्रेस कम्युनिटी नहीं रहे हो, आप हमेशा से एक फ्लरिशिंग कम्युनिटी रहे हो, तभी आप इतने फल फूल पाए। तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है जिसको अगेन नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट इट। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहूंगी आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आजकल की एक हवा बनी हुई है ना, जितना आबादी उतना हक, जिसका जो बीजेपी का भी पूरा जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ इट। व्हाई ब्रिंग इन, ऑफ कोर्स कांग्रेस इज स्टार्टिंग इट, जितना आबादी, राहुल गांधी इस चीज को बकवास कर रहा है, लेकिन मिस्टर मोदी उसी चीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जो वो बोल रहा है। उसने कास्ट सेंसस की डिमांड करी, मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कास्ट सेंसस ये लोग करने वाले हैं। बात है कि कास्ट सेंसस अब करिए, लेकिन हमें पता है कि ये कास्ट सेंसस किस तरफ जा रहा है। ये रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन लेकर आना चाहते हैं। जनरल कास्ट को तो ये खत्म करेंगे करेंगे, ये साथ में इस देश से मेरिट को भी खत्म करेंगे, क्योंकि जिस देश में मेरिट ही नहीं होगी वो क्या प्रोग्रेस करेगा, क्या वो एडवांस करेगा? कहाँ चाइना पहुंच गया और कहाँ भारत है। हम 90 डिग्री एंगल के ओवरब्रिज बना रहे हैं और मतलब जस्ट सी दैट इंडिया में अब लोग ज्यादा बैकवर्ड बनना चाह रहे हैं। सब बोलते हैं हमें ओबीसी में डाल दो, हमें ओबीसी में डाल दो। अभी असम के अंदर जो अहोम कम्युनिटी जो है वो अपने आप को जो कह रही है हम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ओबीसी के अंदर हमें डालो, और अहोम जो है वो वहाँ के रूलर्स रहे हैं। तो एक शायद भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो बैकवर्ड जा रहा है, यहाँ पे सब लोग अब बैकवर्ड उन्हें हो रहे हैं। गजब का ही कुछ यहाँ पे खेल चल रहा है। तो क्योंकि ये जितना आबादी उतना हक जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है।
जब रिजर्वेशंस दी थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, तो कहीं पर भी ये बात नहीं हुई थी कि जितनी आबादी उतना हक। बात ये हुई थी कि कुछ क्लास ऐसी है जिसको एक पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जब इस बात को रखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उन्होंने 10 साल के लिए बोला था कि 10 साल के लिए दे दो, फिर खत्म कर देना। और एक चीज उन्होंने और बोली थी, और वो बोली क्यों थी, किस कॉन्टेक्स्ट में थी, उसके लिए मैं आपको पहले एक आर्टिकल 61 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज it guarantees equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under the state। मतलब 61 जो है वो हर एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स गारंटी करता है। मतलब जनरल कास्ट के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जितने और सिटीजन्स के पास है। लेकिन अगर रिजर्वेशन 50% ब्रीच करती हैं, तो हमारे लिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेंगी। आप जितनी आबादी उतना हक कर रहे हो, तो फिर हम दो हमारे दो वाला प्रोग्राम नहीं चलाना था ना, पहले से बोल देना था। हम दो हमारे दो जो कांग्रेस ने शुरू किया था 1970s के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा फॉलो किसने किया? जनरल कास्ट ने किया ना। हम दो हमारे दो से देश के लिए हम एक के ऊपर आ गए, तो हमारी पॉपुलेशन तो आज के डेट में कम होनी है। तो अब आप जो है टैक्स हमसे सबसे ज्यादा लेते हो, लेकिन कहते हो कि जो टैक्स है उसको उसके लिए रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, लेकिन जो नहीं देते टैक्स उनके लिए होने चाहिए। ये कौन सा इक्वालिटी है? ये कौन सा जस्टिस है? फिर आगे जो है की एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 61 कहते हैं, इट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स विद इन द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट एंटिटीज एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल चांस टू बी कंसिडर्ड फॉर एन ऑब्टेन पब्लिक ऑफिस एज पर द मेरिट। Cornerstone of meritocracy, the provision is a foundational element of the merit-based selection system for government positions, ensuring that qualifications, not personal attributes, determine suitability for employment। बहुत clearly लिखा है, ensuring that qualification मतलब merit जो है वो प्रिमाइज होगी आपका एम्प्लॉयमेंट का, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं, आपकी जाति नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आजकल की पॉलिटी जो है वो वेपनाइज कर रही है कास्ट को, वो जनरल कास्ट के लिए तो है ही है, देश के लिए बहुत हानिकारक होने वाला आने वाले टाइम में। तो इसी आर्टिकल 61 को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये डिबेट हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात क्या लिखी थी कि जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं should be open to general competition, would be satisfactory from the point of view of giving effects to the first principle, namely that there shall be equality of opportunity. It cannot be, in my judgment, therefore the seats to be reserved. If the reservation is to be consistent with sub clause 1 of article 10 must be confined to a minority of seats। उन्होंने बड़े क्लियरली लिखा था कि रिजर्वेशन अगर होती है तो वो हमेशा माइनॉरिटी में होनी चाहिए, कभी भी मेजोरिटी में नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को इंदिरा साहनी जजमेंट ने स्ट्रॉन्गली कंसिडर करते हुए 50%, एक्चुअली 49.5% पे कैपिंग करी थी कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यही चीज डॉक्टर अंबेडकर ने भी रिकमेंड करी थी। तो वो ये कहते हैं आगे, इससे क्या होगा, it is then only that the first principle could find its place in the constitution and effective in operation if honorable members understand this position, that we have to safeguard two things, namely the principle of equality of opportunity, and at the same time satisfy the demand of communities which have not had a far representation in the state. Then I am sure they will agree that unless you use some such qualifying phrase as backward, the exception made in favor of representative will ultimately eat up the rule altogether. Nothing of the rule will remain. That I think I may say so is the justification। तो वो यहाँ पे बहुत क्लियरली कह रहे हैं, उनका पूरा ये जो असेंस है वो यही है, क्योंकि हमको आर्टिकल 1610 को पूरा जो है वो जस्टिफाई करना है कि किसी को भी हार्म ना हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, तो आप जो है रिजर्वेशन को माइनॉरिटी में रखो। और जो उन्होंने फॉर्मूला बोला था, वो उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से 30-70 होना चाहिए, 30% रिजर्वेशन, 70 इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 70% हमेशा मेरिट के लिए फ्री होना चाहिए। तो ये वो फॉर्मूला देकर गए, जिसकी अब जो है वो मतलब ये कहीं पर आ ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ ये है कि हमको वोट बैंक मिल जाए। बीजेपी को लगता है जनरल कास्ट को हमारे को वोट देगा ही देगा, तो अब हम किसी तरीके से जो है बाकी वोट भी हथिया लिए और हमेशा सत्ता में बने रहे। कांग्रेस को लगता है जनरल कास्ट को हमको वोट देगी नहीं, ये हिंदू है, ये तो सब बीजेपी के वोटर हैं, व्हाई शुड वी केयर फॉर देम, हम तो जितनी आबादी उतना हक करेंगे ताकि हम हमारे पास सारा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का वोट आ जाए। मतलब आज के डेट में जीसस को इन्होंने सारी पार्टीज ने अनाथ करके साइड कॉर्नर पे कर दिया है।
So, today on the day of Dussehra, the general caste Hindus must take oath, शपथ लीजिए कि हम अपने देश के लिए, उसको बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए, ये जो अधर्मी पॉलिटिशियंस सामने खड़े हो गए हैं, उनके अगेंस्ट हम यूनाइट होंगे। ये कौरव हो सकते हैं 100 कौरव, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी। हम बेशक थोड़े हो, लेकिन हम धर्म हमारे साथ है, भगवान श्री राम हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो हम धर्म के लिए लड़े, अपने देश, अपने समाज और अपने सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के लिए लड़ाई करें और उसको करें। होप आपको ये बात अब पूरा समझ में आई हो। आप जब किसी से बात करें, आपको क्या आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, आपके सामने रखने हैं, आपके लिए मैं ये सारे मान बिंदु उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इसके साथ ही आप सबको हैप्पी दशहरा वंस अगेन, एंड आई से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, नमस्ते. In the end, please do subscribe to my channel and leave your comments. Thank you so much.